तो अब बात करते हैं। आज मैंने आप लोग के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी और शक्ति, पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति फिजिक्स के लिए तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। और इसके पहले मैंने दो चैप्टर मात्रक, एसआई मात्रक और यूनिट्स ये डाल चुके हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर गति ये डाल चुके हैं। तीसरा चैप्टर आप लोग के सामने ऊर्जा, शक्ति और एनर्जी, कार्य लेकर आए हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति आज आप लोग के सामने ये लेकर आए हैं। इसके बारे में देखेंगे क्या क्या मेरे को एग्जाम में किस पैटर्न पर किस तरह क्वेश्चन आता है, इसके बारे में समझेंगे। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी से शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके इस चैनल का। तब बात करते हैं कार्य। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कार्य का होता है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। क्या चाहिए? तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। तो कार्य का होता है, तो कार्य है जो बल तथा बल के दिशा में बल, कार्य क्या है? बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा बल के दिशा में जो वस्तु का विस्थापन है उसके गुणनफल को ही हम लोग कार्य कहते हैं। कैसे कहते हैं? कार्य। कार्य क्वेश्चन बन के आता है कौन सी राशि है? तो कार्य एक अधीश राशि है। कौन सी राशि है? कार्य एक अधीश राशि। कार्य, ऊर्जा दोनों कौन सी राशि है? अधीश राशि है। तो अब बात करते हैं कार्य अधीश राशि हो गया तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य को W से सूचित किया जाता है। कार्य को किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। अब करें यदि बल F तथा विस्थापन S, क्या चीज? विस्थापन S के मध्य जो कोण बनता है उसको किस नाम से जानते हैं? थीटा के नाम से। तो यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य में जो कोण बनता है उसको थीटा के नाम से जानते हैं। और कार्य बराबर, कार्य को W से सूचित करते हैं तो कार्य बराबर वेक्टर F गुणे वेक्टर S cos थीटा एंड W बराबर FS cos थीटा होता है। कार्य बराबर क्या होता है? FS cos थीटा, बल गुणे विस्थापन इंटू cos थीटा। अब बात होता है कि थीटा क्या होता है? तो F बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बनता है उसी को थीटा कहते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य के एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। याद करने का तरीका, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो दोनों से गुणा कर दिए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य के एसआई मात्रक क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और कार्य को इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही जूल भी कहा जाता है। तो यानी कार्य के एसआई मात्रक ये भी दे सकता है ऑप्शन में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन और इसको मीटर, बल को न्यूटन लिखते हैं और मीटर। तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। यानी कार्य के 3 मात्रक हमको याद करके चलना पड़ेगा। पहला मात्रक आपको इस तरह दे देगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या कार्य के एसआई मात्रक जूल देखेंगे, जूल बताएंगे, या कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी दे सकता है। तो जो भी अगर दोस्तों याद रहेगा तो ही हम एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को हर पॉइंट से पॉइंट उठाकर लेकर चल रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल तक। आप किसी भी एग्जाम में जाए तो आप लोग का क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, जो जो मेरे वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं। और खासकर नोट्स बनाना शुरू कर दें ताकि एग्जाम के आते आते
आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस 25 क्वेश्चन, तो 25 में कम से कम 20 प्लस तो करना ही पड़ेगा। अब आता है कार्य का सीजीएस मात्रक। अब सीजीएस में देखते हैं तो सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर -2। एआई से अर्ग भी कहा जाता है। क्या चीज? अर्ग भी कहा जाता है कार्य के सीजीएस मात्रक। कार्य की बीमा क्या होता है? ml/t-2, क्योंकि केजी का मीटर और m केजी के बीमा m, मीटर के बीमा l, तो पावर 2 है तो 2, और सेकेंड के बीमा t तो t-2, तो कार्य के बीमा का होगा ml/t-2। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, आप एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन के आता है कि जो हम लोग कार्य करते हैं उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है कौन सी ऊर्जा कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा। जो भी कार्य करते हैं उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है, वो कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा। अब कह रहे कि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कार्य से कि यदि कोई कुल्ली अपने सिर पर बोझ रखकर, यदि कोई कुल्ली अपने सिर पर बोझ सामान रखकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो किए गए कार्य का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में चलेगा तो सीधा जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो cos 90 डिग्री के मान क्या होता है? 0। क्या होता है? cos 90 डिग्री के मान 0, तो 0 में किसी चीज से गुणा करेंगे तो 0 होगा। इसलिए कोई कुल्ली अपने सर पर कोई वस्तु लेकर होता है सीधे क्षैतिज में, तो उसका कार्य क्या माना जाता है? 0 माना जाता है, क्योंकि cos 90 डिग्री के मान 0 होता है। और मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री का कोण बनेगा तो मैक्सिमम 1 वैल्यू होगा। तो ये चीज क्लियर रहना चाहिए। तो यही कह रहा है कि यदि कोई कुल्ली अपने सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो किए गए कार्य का मान 0 होता है। क्यों होता है 0? तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बनता है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। क्योंकि हम सीधा अगर खड़े होकर सामान लेके चल रहे हैं तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बनेगा तो जाहिर सी बात है cos थीटा का मान 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए कोई कार्य नहीं करता है, 0 कार्य होता है। दूसरा कंडीशन यह आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है, जैसे पंच करता है, धक्का मारता है, तो विस्थापित नहीं होता है, अर्थात S बराबर क्या होता है? 0। S बराबर 0, विस्थापन का होता है 0, तो इसलिए व्यक्ति द्वारा कार्य का मान भी क्या होता है? 0। जब उस पर विस्थापित ही नहीं होगा तो S बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो जब S बराबर 0 होगा, बल कितना भी बल से मारे और थीटा कोई भी कोण हो, तो जब S का मान 0 ही हो गया, जब S का मान क्या हो जाएगा? 0, F गुणे 0 है cos थीटा। तो जब 0 से हम मान किसी में गुणा करेंगे तो क्या है वैल्यू? 0। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है और विस्थापित नहीं होता है, मतलब S के मान कुछ नहीं आता है, तो कार्य क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तीसरा कंडीशन यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बोझ लेकर कई वर्षों तक तो खड़ा रहता है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0। ताकि हम इस तरह इसी डायरेक्शन में सीधी सी खड़ा है तो हमारे द्वारा जो एंगल बनेगा, कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनेगा तो रिजल्ट पता ही 0 होगा। चौथा कंडीशन यह बनता है कि कोई व्यक्ति इमारत पर चढ़कर उतर जाता है, कोई व्यक्ति इमारत पर चढ़कर उतर जाता है तो S बराबर 0, यानी विस्थापन 0 होने के कारण किया गया कार्य 0 हो जाता है। जब उतार जाता है तो उसको कोई कार्य विस्थापन नहीं होगा, तो जब विस्थापन नहीं होगा 0 हो गया तो कार्य भी क्या माना जाएगा? 0 होगा। तो इससे 4 कंडीशन देखते हैं। देखें अब क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि यदि कोई वस्तु पर 10 वाट मतलब किया जाए 10 कार्य वाला क्षैतिज जो 30 डिग्री का कोण पर आरोपित होता है तो विस्थापन 10 मीटर होता है। विस्थापन कितना होता है? 10 मीटर होता है। तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करें, कितना कार्य करेगा? तो हम पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? F गुणे S cos थीटा। वेक्टर F, इसको पढ़ते ऊपर में जो होता है वेक्टर, तो वेक्टर F गुणे वेक्टर S cos थीटा
तो बल कितना दे रखा है 10 डब्ल्यू का कार्य कर रहा है, तो 10 गुणे अब कितने विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापन के मान 10 मीटर, तो 10 गुणे 10 इसका वैल्यू रख दिए और cos थीटा डिग्री कितना डिग्री का है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट कर दिए, तो 10 गुणे 10 100 और cos 30 डिग्री के मान कितना होता है √3/2, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया 50√3 जूल का होगा कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रखा है कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य का मान कितना होगा। तो थीटा बराबर नहीं दे रखा है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री लेंगे 0 डिग्री। जब कोण नहीं दिया रहेगा तो थीटा का मान क्या लेंगे 0 डिग्री। तो अब कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन cos थीटा, तो 10 मीटर का विस्थापन हो गया, बल कितना 5 न्यूटन हो गया गुणे cos 0 डिग्री, तो 10 5 50, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 10 5 50 यानी 50 जूल क्या करेगा कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का रखा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, उसी कार्य को 200 जूल का ही कार्य करता है, तो इसके कार्य महत्तम होगा, कौन इसका कार्य महत्तम होगा। तो पहले नंबर इसका कंडीशन जानिए, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, कार्य जो हम लोग करते हैं वो समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या होगा समान होगा। अब बात करते हैं ऊर्जा क्या होता है एनर्जी। तो जो लोग हम लोग कार्य करते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता की दर को ही क्या कहा जाता है ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। अब ऊर्जा बहुत सारे प्रकार का होता है, द्रव्यमान ऊर्जा मतलब देख रहे हैं तो बहुत सारे प्रकार का ऊर्जा होगा, नाभिकीय ऊर्जा इस तरह करके बहुत सारे कैनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा होगा। तो सभी प्रकार की ऊर्जा हम देखेंगे नहीं, मेन जो ऊर्जा होगा उसको देखेंगे। तो बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। तो प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होता है, किसी भी द्रव्य में जब उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा संचित होता है उस जिसकी गणना करते हैं उसे हम द्रव्यमान ऊर्जा के नाम से जानते हैं। E बराबर mc², क्या होता है E बराबर mc²। इसको किसने समीकरण को दिया था आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc²। E क्या है पदार्थ में निहित ऊर्जा, m क्या है पदार्थ का द्रव्यमान और c क्या है प्रकाश का वेग, ये तीनों का। तो इस समीकरण को किसने दिया था, तो इस समीकरण को दिया था आइंस्टीन ने। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है और कब दिया गया था 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने इसको प्रस्तुत किया था E बराबर mc²। अब बात करते हैं इसे अपेक्षिकता सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण को आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत जो E बराबर mc² जो समीकरण दिया था उसी को अपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। यह किसने दिया था आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन से पहले भारत का एक विद्वान थे जिसे नागार्जुन ने सापेक्षिकता के सिद्धांत बहुत पहले ही दे चुके थे लेकिन उजागर नहीं किए थे। तो मतलब आइंस्टीन की तुलना भारत में किसके द्वारा किससे किया जाता है नागार्जुन को किया जाता है, ठीक है। तो यानी जो आइंस्टीन था वो भारत में नागार्जुन का, आइंस्टीन कौन काम करता है नागार्जुन को नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को किस नाम से आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है परमाणु ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर ही
परमाणु बम, नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर ही परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम बनाए जाते हैं। किसके आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम बनाए जाते हैं? नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर। अब बात आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो जो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब बात आता है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। पहला होता है गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसके बारे में देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है, गतिज ऊर्जा के कार्य का, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों अब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब हम 2 प्रकार की ऊर्जा देख चुके थे, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है? किनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में, यानी गतिज ऊर्जा होता क्या चीज? तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य की क्षमता होती है, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में गति के कारण, गति आ जाता है, मोशन आ जाता है, उसके कारण किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अब बात आता है कि गतिज ऊर्जा होता क्या चीज है? तो गतिज ऊर्जा बराबर पूछता है के ई बराबर क्या चीज? किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m का होता है द्रव्यमान होता है और v क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। m का होता है द्रव्यमान होता है और v का होता है वेग होता है। तो ये याद करना है समीकरण में, किनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर का होता है हाफ mv स्क्वायर। m किससे संबंधित है? द्रव्यमान से, और v क्या है? वेग है। अब बताते हैं कि सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि है। जो सभी प्रकार की ऊर्जा होती है अदिश राशि है। तो अब ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा कौन कौन सी ऐसी है कि जो कि अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, या ध्वनि ऊर्जा हो गया, या रासायनिक ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया इत्यादि। जो ये सब सारा चीज, जो ध्वनि ऊर्जा हो गया, ये सब जो ऊर्जाएं हैं, ये सभी ऊर्जा कौन सी है राशि? तो अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अब गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ध्वनि ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। रासायनिक ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो सारे जितना भी ऊर्जाएं हो गई, सभी ऊर्जाएं अदिश राशि होती है। अब करें कि सभी प्रकार की ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है, सिस्टम यूनिट होता है, SI मात्रक उसका क्या होता है? जूल होता है। जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होती है, सभी प्रकार की ऊर्जा के SI मात्रक क्या होती है? जूल होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल कौन कौन होता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बना के निकलता है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली या बंदूक से निकली हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं गतिशील हवा। जो हवा चलता है उसमें गति होता है, कौन सी ऊर्जा होती है? गतिशील ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। झरने से गिरता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। झरने से गिरता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। दोलन करता हुआ दोलक कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। चलती हुई रेलगाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। अब बात क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, इसीलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी एग्जाम में बना के डाल देता है। करे किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? कर रखा है कि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा?
तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो लिख दिया हाफ एम बी स्क्वायर। आपका इक्वेशन नंबर 1। तब यहां से बोल रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाए, तो मतलब 4 गुना क्या बढ़ जाए, वेग न बढ़ रहा है मेरा, v के मान 4 गुना, तो हाफ एम v की जगह पर 4 भी हो गया, तो कितना हो जाएगा 16 v स्क्वायर, यानी 16 की इधर लिख देंगे, 16 गुणे हाफ एम v स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको 1 मानते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम v स्क्वायर बराबर 1, तो इसी तरह इसको 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 गुना हो गया। तो पूछ रहा है कितना बढ़ा हुआ है, तो पहले 1 था अब हो गया 16, तो कितना बढ़ेगा, तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बढ़ेगा 15 गुना बढ़ेगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का वेग कितना गुना हो जाएगा, तो आंसर 16 गुना। यहाँ से बढ़ा नहीं, खाली पूछ देगा कि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 16 गुना। आप पूछ देंगे ये कितना गुना बढ़ा, तो 15 गुना। अब आता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है। पूछता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, सीधा यहीं से इक्वेशन उठा के ला देता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। कैसे पढ़े हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर। अब क्या किए हैं कि हम अपना सुविधा के लिए इक्वेशन निकालने के लिए, इसका संबंध बताने के लिए क्या किए हैं कि m से दरम्यान में m से अंश और हर में परिमेयकरण कर दिया, यानी m से गुणा कर दिए। तो क्या हो जाएगा, m में m से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये दोनों स्क्वायर है तो बाहर में कर दिए तो mv स्क्वायर बटा में m। अब हम पढ़े हैं कि p बराबर mv, यानी संवेग को किससे इंडिकेट करते हैं, p से इंडिकेट करते हैं। किसे, संवेग को p से इंडिकेट करते हैं। और m का होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। तो संवेग बराबर पढ़े हैं ना, द्रव्यमान गुणे वेग। तो यही लिखे हैं p बराबर m गुणे वेग, यानी मास गुणे वेलोसिटी। तो संवेग आ गया द्रव्यमान गुणे वेग। तो अब यहाँ पर mv की जगह पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो p की स्क्वायर बटा में m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा में 2m। तो यही आपसे पूछेगा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, तो ke बराबर p स्क्वायर बटा में 2m। क्या होता है, p के गतिज ऊर्जा बराबर p संवेग के स्क्वायर बटा में 2m। अब करें कि यदि संवेग को दुगना कर दिया जाए, p का मान दुगना कर दिया जाए, करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो p के मान जब दुगना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यदि संवेग का मान 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 4 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना गुना, 16 गुना हो जाएगा। अब यहीं से सीधा क्वेश्चन बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, किसी वस्तु का वेग दुगना कर देने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम पढ़े हैं हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तो वेग को दुगना तो 2 की स्क्वायर कर देगा तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होती है। अब करें कि यदि द्रव्यमान दुगना करने पर, द्रव्यमान को मास को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा, 2 गुना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना पढ़े हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तब द्रव्यमान को 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना गुना हो जाएगा, 2 ही गुना ना रहेगा, तो कितना गुना होगा, 2 गुना। द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी सेम होगा। यदि वस्तु के वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, और वेग 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 16 गुना। अब क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए, जो पहले उसका गतिज ऊर्जा था उससे अब 44% बढ़ जाए, तो बढ़ जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे, मतलब जो m का वैल्यू है वो स्थिर रहे, तो संवेग कितना प्रतिशत बढ़ेगा। मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग मतलब p का मान पूछ रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा। तो संवेग गतिज ऊर्जा और संवेग में हम संबंध निकाले थे, तो क्या आया था मेरा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा बराबर p स्क्वायर बटा में 2m। तो कह रहे कि यदि गतिज ऊर्जा को तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी गुणे ke गुणे 2m। तो p बराबर रूट ओवर में चल जाएगा,
के ई गुणे 2m, रूट ओवर डाल दिए। तब पहले पी 2 बार निकालना पड़ेगा। पहले जो वास्तविक पी था वो कितने प्रतिशत होगा? 100% होगा, क्योंकि वृद्धि जो होता है या कमी होता है प्रतिशत में हमेशा 100 मान के चलते हैं। 100 पे ही तुलना करते हैं, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब ही होता है। तो पहले जो उसकी वास्तविक था गतिज ऊर्जा कितना 100% था, तो यहाँ पे 2 × 100, तो 100 के वर्गमूल 10, तो √2m गुणे 10। तो पहले जो संवेग था √2m गुणे 10। अब बाद का जो संवेग होगा तो 2m अब कितना प्रतिशत 44% बढ़ गया, तो 100 + 44 तो हो गया कितना 144। तो 44 का वर्गमूल हो जाएगा 12, तो √2m उसी तरह रहेगा तो 12। तो कितना बढ़ा? अब बाद का जो संवेग आ गया वो 12√2m, और पहले के जो वास्तविक संवेग था 10√2m, तब घटा दिए तो कितना बढ़ा 2√2m, 2 गुणे √2m का हो गया संवेग बढ़ा, संवेग बढ़ा। तो जब संवेग इतना बढ़ा तो किस पर बढ़ा? जो वास्तविक वैल्यू था उस पर बढ़ा, तो यानी बढ़ा √2m गुणे 10। तो 2 गुणे √2m, 2 गुणे √2m बटा में 10 गुणे √2m, √2m से 2m कैंसिल हो गया, 2 5 10, 5 20 100। तो कितना प्रतिशत संवेग वृद्धि हुआ? 20% की वृद्धि हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सीधा डायरेक्ट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल के होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 जूल। अब आता है 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़े थे, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा पढ़े थे 2 प्रकार के, एक गतिज ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा था। वही दूसरा ऊर्जा देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जब किसी भी वस्तु की स्थिर या स्थिति के कारण जो कार्य करने में क्षमता आ जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के स्थिति या स्थिर होने के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh और गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। m क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में? m द्रव्यमान होता है, g क्या होता है स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और h का होता है ऊंचाई। अब क्वेश्चन यहाँ से बना के आता है कि बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से पॉइंट बना के आता है। ताना हुआ स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। या ताना हुआ कमानी, कमानी मतलब छत्ता में जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ताना हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बर्फ की चट्टान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अब आता है स्थिति। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं दोनों ऊर्जाएं उसमें सम्मिलित होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। दोनों का उदाहरण देखेंगे कौन ऐसे एग्जाम्पल है कि दोनों ऊर्जाएं उसमें सम्मिलित होती है। जैसे छत पर दौड़ता हुआ लड़का, जो छत पर दौड़ता हुआ लड़का उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोनों बताएंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। चलती हुई ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति में, चलती हुई ट्रेन या बस में बैठा हुआ व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोनों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। फिर उसके बाद तीसरा है कि छत के लटक कर, जो छत को जो लटकाया हुआ पंखा होता है वो चलता हुआ, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोनों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। चौथा है हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोनों होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। अगर कोई गतिज ऊर्जा देते हैं तो भी गलत हो जाएगा एग्जाम में आंसर। उड़ता हुआ पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ता हुआ पक्षी में दोनों ऊर्जाएं होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये हमारा ऊर्जा से संबंधित पार्ट 1 वीडियो था। ऊर्जा शक्ति और
कार्य से संबंधित हमारा ये वीडियो का पार्ट 1 वीडियो था। कौन पार्ट था? पार्ट 1 वीडियो। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यहाँ तक आप लोग गारंटी देते हैं कि जो साइंस का पोर्शन है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर मेरे पर विश्वास है तो आप लोग रेगुलरली इस वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।